स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए बहुत ही गजब का वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो गजब का इसलिए है कि इसमें मैं दो टॉपिक को कवर करूंगा, खंडकाव्य प्लस संस्कृत पोर्शन, और बताऊंगा कि इनको कैसे कम से कम में आप अच्छे से अच्छा कर सकते। तो इसमें बताऊंगा मैं खंडकाव्य कितना है। तो हालांकि ये वीडियो दोनों के लिए है, सामान्य हिंदी वालों के लिए और साहित्य वालों के लिए, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, समझिएगा। अब सबसे पहले बात करता हूँ खंडकाव्य पर, उसको कैसे तैयार करना है, कैसे क्वेश्चंस का आंसर देना है, क्या लिखना क्या नहीं लिखना, कितने में लिखना है, ठीक, उसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, तो पहले तो ये समझ लेते हैं खंडकाव्य जो है वो आपका 5 नंबर का आएगा। ठीक, चाहे वो साहित्य वालों के लिए हो चाहे सामान्य वालों के लिए 5 नंबर का होगा। 80 नंबर की 80 शब्दों की वर्ड लिमिट होगी, इस पर ध्यान देना है। ठीक, यानी एक पेज से कतई ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, समझ गए। 80 वर्ड की वर्ड लिमिट ध्यान देना है, ये बच्चे ध्यान नहीं देते वर्ड लिमिट। ठीक, वो चीज़ ध्यान देना है। अब आगे समझो जरा। अब खंडकाव्य पहले तो तैयार करने के लिए, तो पहले तो मैं बता दूं खंडकाव्य अलग अलग जिलों के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ठीक, समझ गए। जैसे श्रवण कुमार खंडकाव्य जो है, अक्सर इसमें क्या होता है, क्वेश्चन दिया है और अथवा अथवा करके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कौन सा करें कहाँ करें। तो मान लो आपको अपने यहाँ का खंडकाव्य देखना है कि आपका सपोज दैट मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, बरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर आदि के लिए श्रवण कुमार है, इसको आधार लेते हैं अपन। तो आपको अपने यहाँ का खंडकाव्य देखना है। उसके अंतर्गत अथवा में 2 क्वेश्चन दिए होंगे, ध्यान दीजिएगा। अथवा में 2 क्वेश्चन दिए होंगे। एक क्वेश्चन आपका हो सकता दिया हो कि खंडकाव्य, जैसे श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर खंडकाव्य के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए या कथानक का परिचय दीजिए, या इसके आधार पर जो मुख्य पात्र है श्रवण कुमार या दशरथ उसके चरित्र चित्रण को दीजिए, या कथानक कथा वस्तु जो भी लिखिए। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको याद कर लेते कि तैयार करना कैसे है। तो कोई भी खंडकाव्य है वो सर्गों में बटा होता है। जैसे श्रवण कुमार सर्गों में बटा है, तो हर एक सर्ग की अपनी कथा होती है। कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि प्रथम सर्ग या द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु लिखो, कि द्वितीय सर्ग में है क्या, तृतीय सर्ग में क्या है, ये सब चीज़ें। तो सर्गों के हिसाब से मान लो ये जो है आपका 9 सर्गों में विभाजित है। प्रथम जो इसका सर्ग है वो है आपका अयोध्या वाली कहानी है, दशरथ वाली। फिर द्वितीय सर्ग है आश्रम, तृतीय है आखेट यानी शिकार, फिर चौथा है श्रवण आ गए यहाँ से, 5वां है फिर दशरथ आ गए, है ना। फिर छठवां जो है वो मार्मिक प्रसंग है, माता पिता जब रोते बिलखते हैं उनके, श्रवण कुमार के। फिर अभिशाप है, दशरथ को श्राप दिया जाता है। फिर निर्वाण है, यानी फिर बाद में क्या होता है जो अंतिम है फिर वो है। ठीक, समझ गए। और अंतिम फिर इसके बाद है उपसंहार। निर्वाण का मतलब कहानी का अंत, बिल्कुल लगभग समझ गए, निर्वाण का ये अर्थ हुआ। तो ये सर्ग है। तो इन सर्गों के आधार पर कहानी को पॉइंट बाय पॉइंट तैयार करोगे तो हो जाएगी। ठीक, अब अगर वो पेपर में पूछता है कि इस सर्ग की कहानी लिखो, कथा वस्तु लिखो, तो आप उस सर्ग से संबंधित ही लिखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लिखते समय एक ध्यान रखना कि पहली जो लाइन लिखोगे, मान लो सपोज दैट प्रथम सर्ग की कहानी लिखनी, तो प्रथम सर्ग डालोगे, प्रथम सर्ग, और जो प्रथम सर्ग है जैसे अयोध्या है सपोज दैट, समझ गए, प्रथम सर्ग अयोध्या है तो ये डाल दिए। लेकिन अब इसके तुरंत नीचे ये वाली जो लाइन, पहली लाइन लिखोगे, इसमें परिचय लिखोगे। कहने का मतलब रेफरेंस लाइन कि प्रस्तुत खंडकाव्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी से है, जिसके लेखक या प्रस्तुत खंडकाव्य डॉक्टर शिवबालक शुक्ल द्वारा रचित है। ठीक, समझ गए। ये रेफरेंस लाइन जरूर देना है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। फिर उसकी कहानी लिखना शुरू कर दीजिए। अब कुछ भी, चाहे कथानक पूछे, कथा वस्तु पूछे, समझ गए, वो इसी टाइप से आंसर आपको देना है। तो समझिए, कहानी को पॉइंट बाय पॉइंट तैयार करना है, समझ के, कहानी को रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, एक चीज। अब इसके बाद ये चीज हो गई। अब मान लो वो आपसे ये क्वेश्चन ना पूछ के वो पूछता है खंडकाव्य, कहानी नहीं है, खंडकाव्य का उद्देश्य बताइए क्या है। तो बकवास नहीं लिखनी, इस खंडकाव्य का उद्देश्य क्या है वो उद्देश्य लिखना है 80 शब्दों में। यानी हल्की कथा वस्तु देके, कहानी का सारांश देके, उसका मोटिव क्या है, लेखक के लिखने का इस खंडकाव्य का उद्देश्य क्या है वो बताना है। अब मान लो फिर पूछ ले आपसे चरित्र चित्रण, कि इस खंडकाव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण दीजिए, या बोल दे कि दशरथ का चरित्र चित्रण दीजिए। तो आपको चरित्र चित्रण कैसे तैयार करना है, तो आपके पास जो भी साधन हो, किताब हो
गाइड हो, जो भी हो, उसके माध्यम से पहले पूरे चरित्र को पढ़ना है विस्तार से, और फिर उसको हेडिंग में डिवाइड कर लेना है कि ये हेडिंग वाला चरित्र है, मतलब इस चित्रण में इतनी हेडिंग है। उन हेडिंग को याद रख लेना है, हेडिंग पर ध्यान रखना है, बाकी आपको बना बना के लिखना है। समझ गए? यदि चरित्र चित्रण में कोई दोहा वगैरह आप लिख सको तो वो दोहा का भी प्रयोग कर सकते हो, उनको काले पेन से आप लिख सकते हो दोहा को, ताकि विशेष प्रभाव पड़े। यानी बकवास नहीं लिखनी, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, सीधी सी बात ये है कुल मिलाकर। समझ गए? तो इस तरीके से आपको इतना विशेष रूप से ध्यान देना है। ये खंडकाव्य की चर्चा हो गई। अब संस्कृत में बच्चे अनावश्यक मेहनत कर रहे होंगे तो मैं उस हिसाब से उनको बता दूं, उनका थोड़ा बोझ कम कर दूं। तो संस्कृत में आप जानते हो कि आपका अनुवाद आता है करने को। संस्कृत में क्या आता है? अनुवाद आता है। वो अनुवाद आपको करना होता है, यानी कोई गद्यांश या पद्यांश दे दी, दो टाइप से, या तो गद्यांश होगा साथ में, है ना, गद्यांश भी होगा पद्यांश भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी। तो आपको दोनों का जो आंसर देना है बहुत हिसाब से देना है। ठीक, 7 नंबर का गद्यांश संस्कृत में दिया जाएगा और 7 नंबर दिए पद्यांश। तो जो गद्यांश होगा उसमें अथवा में दिया जाएगा और पद्यांश में भी अथवा का दिया जाएगा। दो नंबर रेफरेंस के होंगे, 5 नंबर होंगे आपके अनुवाद के। तो ध्यान दें, ये नंबर बटे होंगे, तो इनको आंसर देना है। अनुवाद में कभी बकवास नहीं लिख सकते, फालतू चीज़ें व्याख्या नहीं कर सकते। अनुवाद लिखना है ज्यों कहते हो, जो पूछे, जो उसका मतलब है लाइन का वही, अगर की मतलब है तो का नहीं उसको कर सकते। समझ गए? ये अर्थ होता है। अब दूसरी चीज़ समझो बेटा, सामान्य हिंदी और हिंदी दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, गौर से समझ लो। सबसे पहले तो एक चैप्टर है आपका सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी, ये चैप्टर तो रट मारो, ये चैप्टर रट मारो पूरा। और इसके अलावा जितने भी श्लोक हों आपके, यानी वो सारे श्लोक तैयार कर लो। ये चैप्टर के श्लोक तो सारे तैयार कर लो, क्योंकि इसमें से एक न एक फंसने की संभावना रहती। ठीक, तो अगर साहित्य वाले जो बच्चे हैं वो साहित्य वाले इस चैप्टर को पूरा तैयार कर लें, क्योंकि पद्यांश इससे ही फंसेगा। और अगर इससे नहीं फंसता इन केस, ठीक, तो फिर और दूसरा विकल्प है कि जो अन्य चैप्टर के पद्यांश हैं, श्लोक वगैरह हैं, वो तैयार कर लें। हालांकि मेरा मानना ये है कि ये चैप्टर पूरा तैयार कर लो। इसके अलावा 2 श्लोक और मैं रिकमेंड करता हूँ। एक श्लोक तो है आपका जातक कथा में, नामे रोचतम भद्रम, वो तैयार कर लो। और एक श्लोक है महामना मालवीय में, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, ये तैयार कर लो। यानी सुभाषित रानी प्लस ये 2 श्लोक अगर तैयार कर लेंगे तो पद्य सेक्शन आपका क्लियर हो गया, पूरी तरह फंसेगा। ठीक, समझ गए? और अगर इनके अलावा कोई जो अन्य पद सेक्शन में अन्य श्लोक दिए हैं अन्य चैप्टरों में, अगर वो भी तैयार कर लेते तो पर्याप्त है। इसके अलावा अब गद्य सेक्शन में अनावश्यक मेहनत ना करें। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इन चैप्टर को पढ़ने केवल। पहला जातक कथा, पंचशील सिद्धांत, छोटे छोटे चैप्टर हैं और इनमें से आता भी है। पंचशील सिद्धांत हो गया, ठीक, आत्मज्ञ सर्वज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, और ये 3 चैप्टर हो गए, छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। इसके अलावा महामना मालवीय, महामना मालवीय, समझ गए? अब जो साहित्य वो सामान्य हिंदी वाले हैं, वे तो मेरे हिसाब से जातक कथा, पंचशील सिद्धांत, आत्मज्ञ सर्वज्ञ इतना कर लें, सुभाषित रत्नानी कर लें, उनको तैयार, बस वे इतना ही कर लेते में ही फंस जाएगा। अगर इसके अलावा और एक्स्ट्रा करना चाहते तो एक्स्ट्रा में महामना मालवीय कर लें। और जो साहित्य हिंदी वाले हैं वे इतने कर ले, महामना मालवीय कर लें, और फिर इसके बाद संस्कृत भाषा या महत्व ये कर लें, और सब ना पढ़ते फिरें। अगर मिनिमम स्तर में आप इतने चैप्टर कर लेते हो तो आपको फंस जाएगा 100%। समझ गए? जिसमें महामना मालवीय बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी कारण से बड़े चैप्टर आप नहीं भी कर पाते तो ये 3 चैप्टर प्लस ये कर लें ध्यान से। लेकिन महामना मालवीय में दोनों को रिकमेंड करूंगा, आर्ट और साइंस दोनों वालों को। वैसे तो जो साइंस ग्रुप वाले हैं उनके लिए तो 3 चैप्टर ये हो गए, आत्मज्ञ सर्वज्ञ, पंचशील, जातक कथा और सुभाषित रत्नानी, इतना कर लें पर्याप्त है। इतना जब हो जाए तो फिर महामना मालवीय कर लें, ठीक। और जो आर्ट ग्रुप के हैं हिंदी वाले हैं वे ये कर लें, प्लस महामना मालवीय कर लें, और संस्कृत भाषा या महत्व इतना कर लें, तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम स्तर में, मैं पहले मिनिमम की बात करता हूँ, इतना आवश्यक है, फिर आप जितना बढ़ाना चाहें, लेकिन अनावश्यक मेहनत न करें, पहले इतना सिक्योर कर लें फिर आगे बढ़ें, ठीक है। तो आज का वीडियो समझ गए होंगे आप, काहे पर था क्या था, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे अगले वीडियो मिलते हैं, बने रहिए बराबर। आपको बहुत कुछ एक्सपी क्लासेस मिलेगा, आपकी तैयारी टॉप की कराई जाएगी, बराबर तैयारी हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक। आज यहीं तक, जय हिंद, जय
धन्यवाद।